हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम 16-17 दिसंबर को होने वाला था, आप सबको पता है कि अब वो टल चुका है, पोस्टपोन हो रखा है। अब आने वाले दिन में जब भी इसका डेट होगा वो सामने आएगा। जाहिर सा बात है कि इस स्थिति में जब आप बिल्कुल अंतिम चरण में थे, सप्ताह भर के बाद आपकी परीक्षा होने जा रही थी, आप मानसिक तौर पर उसके लिए तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर ये न्यूज़ मिलता है कि अब एग्ज़ाम टल चुका है। हालांकि इस बात की जानकारी आप लोगों को मैंने पहले भी दे रखा था, ठीक है। खैर, अब अगर एग्ज़ाम टल गया है और टलने का कारण भी आपको पता है कि इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर दिए गए कि सरकार जो है वो उस परीक्षा का आयोजन करने में खुद को असमर्थ पा रही है। आने वाले दिनों में ये संख्या कम तो नहीं होने जा रही है, संख्या बढ़ेगी। जो भी परीक्षा होगा, बेरोजगारी का आलम ही कुछ ऐसा है कि ये संख्या लगातार बढ़ेगी। बेरोजगारी के इस स्थिति से निकलने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम न सिर्फ फेस करना है बल्कि आपको क्वालिफाई भी करना है। और ये बताने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि इस कॉम्पिटिटिव एज में आपको खुद को हर समय तैयार रखना है, न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि आपकी पढ़ाई का स्तर भी इस तरीके से होना चाहिए कि कल की तारीख में जब परीक्षा हो तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो। क्योंकि एक परीक्षा को मिस करने का मतलब यह है, अगर हम लोग इस राज्य से संबंधित परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो अगला एग्जाम कब होगा ये कह पाना आज की तारीख में लगभग नामुमकिन सा है। जो हालात हम लोग यहाँ पर देखते हैं उससे इस बात का सहज अंदाजा हो ही जाता है। तो जो पहला मौका मिलता है आप उसको बिल्कुल भी क्रैक करने की कोशिश कीजिए। अभी तक जो आपने सचिवालय के लिए खुद को तैयार किया है उसको समय समय पर रिवाइज करते रहिए, पुरानी चीज़ों को दोहराते रहिए, जो चीज़ें छूट गई थी उनको भी आप कवर अप करने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा ये वीडियो झारखंड सचिवालय से संबंधित नहीं है, बल्कि कल की तारीख में जब 11th जेपीएससी की एग्जाम होगी या अभी बैकलॉग का भी आया, हालांकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, मात्र 10 सीट है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो इसको एग्जाम में शामिल होने का काम करेंगे, या फिर कल की तारीख में जब 11th जेपीएससी वो देंगे या आप लोग देंगे, तो वैसी स्थिति में खुद को पहले से तैयार रखने की आवश्यकता है। आपकी तैयारी में जेपीएससी के सेकेंड पेपर में जो झारखंड से संबंधित सेक्शन है उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है सीएनटी और एसपीटी एक्ट, या फिर हम लोग कहें कि सीएनटी एसपीटी के अलावा जो लैंड लॉज है, जो भूमि से संबंधित कानून है, उससे संबंधित 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आ रहे हैं जो इसी टॉपिक को कवर करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट को करने से पहले सबसे बेहतर ये होगा कि आप इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं सबसे पहले उन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद करें, उसको समझने का काम करें। इसके बाद इस एक्ट को याद करने के लिए, समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि दोनों ही एक्ट सीएनटी और एसपीटी जितने भाग में बटे हुए हैं सबका भाग बना लीजिए कि इतने भाग में है, पहला भाग में ये कंटेंट है, ये इतना से इतना धारा तक में है। अगर आप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, परिभाषाओं को याद कर लेंगे, तो धीरे धीरे एक दो भाग बड़ा होने पर एक भाग छोटा है तो 2-3 भाग भी आप एक दिन में कर सकते हैं। और इस तरीके से उसको आप लगातार पढ़िए। वक्त के साथ आप यकीन मानिए यह पाएंगे कि इस सेक्शन से आंसर करना आपके लिए धीरे धीरे आसान होता चला गया और आप 12 का 12 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। लेकिन यह तरीका आप निश्चित तौर पर अपनाने का काम कीजिए। झारखंड में रहने वाले विद्यार्थी और झारखंड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें जो एक अद्भुत क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता है धैर्य की, और धैर्य का ही आपका परीक्षा है। आप देख रहे हैं कि जेपीएससी का भी लंबे समय से एग्जाम नहीं हो रखा है। जेएसएससी का एग्जाम जिस तरीके से टल रहा है, लगातार अक्टूबर में होना था, फिर दिसंबर में, पता नहीं कब। तो ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो चलिए आज हम लोग सीएनटी और एसपीटी के साथ ही कुछ लैंड लॉ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए, जरूरत के हिसाब से नोट कीजिए, और जो तरीका इस एक्ट को याद करने के लिए मैंने बताया है
कोशिश कीजिए कि उसको आप फॉलो कर सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वर्ष छोटानागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया था? 1824, 1834, 1869 या फिर 1862? इसका सही जवाब है बी, 1834। जबकि 1824 का जो वर्ष था, इस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया था और उनकी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की गई थी या इस संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। 1869 में छोटानागपुर भूधृति अधिनियम या छोटानागपुर टेन्योर एक्ट पारित किया गया था और छोटानागपुर टेन्योर एक्ट के तहत लगान संबंधी विवाद की सुनवाई का जो अधिकार था उसको जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी न्यायालय मतलब कि सिविल कोर्ट को सौंप दिया गया था। जबकि 1862 का जो वर्ष था, इस वर्ष बाबू राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में भुईहरी से संबंधित सर्वे की शुरुआत हुई थी। नंबर 2 को देखें। वह व्यक्ति क्या कहलाता है जिसे कृषि कार्य करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार हो? रैयत, भूगतबंध बंधक, कोरकर या कोड़कर और भूधारक। मैंने शुरुआत में कहा था कि इस तरह के जो डेफिनेशंस हैं उसको आप निश्चित तौर पर याद कर लें। खैर, इस सवाल का सही उत्तर है रैयत, ए। अब भूगतबंध बंधक किसको बोलते हैं? तो भूगतबंध बंधक का मतलब हुआ कि वैसा रैयत जो कि उधार या फिर ऋण लेता है और उस ऋण में लिए गए धन के बदले में उसको बंधक रखा जाता है और जब तक वो बंधक वाली स्थिति में होता है तब तक काश्तकारी से जो भी लाभ प्राप्त होती है उससे वह व्यक्ति, वह रैयत वंचित रहता है। कोरकर या कोड़कर मतलब कि बंजर या जंगली भूमि जिसे कि भूस्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने या किसी किसान ने उसको तैयार किया हो और उस पर खेती के लिए उसको योग्य बनाया हो तो वो कोरकर कहलाता है। जबकि भूधारक, भूधारक को CNT एक्ट के धारा 5 में परिभाषित किया गया है। भूधारक का अर्थ हुआ वैसा व्यक्ति जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती के लिए धारण करता हो और उसका लगान देने का काम करता हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था ए। यहां पर एक चीज और जान ले, मैंने बताया कोरकर में कि बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या किसान के द्वारा तैयार किया गया हो कोरकर कहलाता है। भूस्वामी किसको बोलते हैं ये भी जान ले। मतलब भूस्वामी जिसके की अधीन रैयत, काश्तकार या फिर भूमि धारण करते हो, मतलब कि जिसके अधीन रैयत या काश्तकार भूमि धारण करते हो वो कहलाता है भूस्वामी। और काश्तकार का मतलब हुआ या काश्तकार के अंतर्गत शामिल है भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूट कटीदार। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। बंदोबस्त रैयत वह है जिसने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के लागू होने के पूर्व या पश्चात 12 वर्षों तक लगातार भूधारित किया हो। बी, रैयत के रूप में भूमि धारण करने के 3 वर्ष पश्चात तक बंदोबस्त रैयत होता है। सी, उपरोक्त दोनों और दोनों ही नहीं। तो बंदोबस्त रैयत में ए और बी दोनों ही शामिल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों बंदोबस्त रैयत। फिर ये क्वेश्चन भी जो है ये डेफिनेशन बेस्ड है, तो डेफिनेशन को आप फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर 4, 66 संशोधन जिसके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कुछ प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, किस वर्ष लागू हुआ था? मतलब कि 66th अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ? मोटे तौर पर इस क्वेश्चन का यहीं से आंसर है और सही उत्तर है इसका 1990। अगर आप थोड़ा सा पीछे याद रखें, अगर इसको याद ना भी होता तो आप गेस करने वाली स्थिति में आते। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि सब लोग जानता है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि 48, 44 और
42nd अमेंडमेंट्स के बाद ही 66th अमेंडमेंट का पीरियड आएगा। और ऑप्शन देखेंगे तो डी इनमें सबसे आगे का वर्ष दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नंबर 5, कौन सुमेलित नहीं है? एक्ट नंबर 37 सामने लिखा हुआ है 1855, ये सही मिलान किया हुआ है। और संथाल परगना अधिनियम 1855 को पहले एक्ट नंबर 37 के नाम से ही जानते थे। उसके बाद ऑप्शन बी को देखें, जो इस सवाल का सही उत्तर भी है। संथाल पुलिस नियमावली सामने लिखा हुआ है 1857, संथाल पुलिस नियमावली, जिसको कि यूल नियमावली भी कहते हैं, ये 1856 में आया था। जबकि संथाल परगना लगान विनियमन 1886 में, संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन 1872 में। तो इनका ईयर भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्ट नंबर 37 कब आया या फिर संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन अधिनियम कब आया। ठीक है, तो खैर इसका सही जवाब है बी, क्योंकि संथाल पुलिस नियमावली 1856 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक काश्तकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? मैंने शुरुआत के किसी सवाल के जवाब में इसका जवाब दिया था कि काश्तकार में क्या क्या शामिल है। तो जो नहीं शामिल है वो है बी, भूस्वामी, क्योंकि काश्तकार में खूट कटीदार शामिल है, रैयत शामिल है, भूधारक शामिल है, और इसके अलावा दर रैयत भी काश्तकार या टेनेंट के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नंबर 7, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम मतलब टेन्योर एक्ट, जो कि 1 अप्रैल 1869 से अफेक्टिव हुआ है, प्रभावी हुआ है। भूधृति अधिनियम के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो 15 अप्रैल 1858 को प्रारंभ हुआ था। और उस समय जमींदार कौन थे जिन्होंने उप सहायक आयुक्त के साथ काम शुरू किया था? सही उत्तर इसका सीधा जाने, और सही उत्तर है लोकनाथ शाही, मतलब कि ऑप्शन सी। बाकी कुछ बताने को नहीं है, मिलता जुलता नाम रखा गया है ऑप्शन के तौर पर। नंबर 8, CNT एक्ट मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा 42 के तहत यदि अनाधिभोगी मतलब कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनाधिभोगी रैयत उचित और समय पर लगान भुगतान करने से इनकार करे तो भूस्वामी उसे भूमि से बेदखल करने के लिए किसे आवेदन देगा? राजस्व अधिकारी को, अंचलाधिकारी मतलब कि सीओ को, उपायुक्त को, या इनमें से किसी को भी? सही उत्तर है इसका सी। क्वेश्चन को उल्टे तरीके से भी देखिएगा, हो सकता है किससे जुड़ा हुआ आपसे धारा पूछ दे। तो धारा 42 में इस बात की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सही उत्तर है सी, उपायुक्त। नंबर 9 सॉरी, यदि रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसे जोत पर निर्मित तालाब के उत्पादों में उसकी हिस्सेदारी क्या होगी? मतलब रैयत की हिस्सेदारी क्या होगी? सही उत्तर जाने। सही उत्तर है 11/20 मतलब ऑप्शन डी 11/20। जबकि ऑप्शन सी को देखिए 9/20, 9/20 भाग का अधिकारी होगा या हिस्सेदारी होगी भूस्वामी की, और 11/20 मिलेगा रैयत को। नंबर 10, CNT एक्ट 1908 के किस धारा में प्रावधान है कि यदि भूधृति के विभाजन की सूचना भूस्वामी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा दिया जाएगा? मतलब भूमि का फिर लगान भूस्वामी देगा। ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है इसका धारा 13, ऑप्शन सी। अब धारा 9 में क्या है? धारा 9 में है कि यदि भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, फिर से दोहरा दें कि यदि भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो उसके लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी। ये प्रावधान CNT एक्ट के धारा 9 में है। जबकि 9A में इस बात का प्रावधान है कि भूधारक या मुखिया के द्वारा लगान जो है वो उपायुक्त या फिर राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि भूधारक या मुखिया, उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के द्वारा अगर कोई इस संदर्भ में आदेश पारित किया गया है तभी वो लगान में वृद्धि कर सकता है। ठीक
ठीक है। जबकि धारा 14 का जो संबंध है वो है पट्टे के पुनर्ग्रहण से। तो पुनर्ग्रहण का इसमें प्रावधान किया गया है, मतलब यदि इसका जो भूमि है वो पुनर्ग्रहण के योग्य हो तो उसको किया जा सकता है, लेकिन साथ ही पुनर्ग्रहण के लिए कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि निवास गृह जो है, निर्माणशाला जो है, या फिर अन्य जो अस्थाई भवन है उनका पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता है। इसके अलावा अस्थाई उद्यान, बागान, नहर, पूजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान, इनका भी पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। साथ ही किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अगर कोई प्राधिकृत मतलब ऑथराइज खदान या माइन बनाया गया हो तो उसका भी पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसका की उत्तर है 13, मतलब कि ऑप्शन सी। नंबर 11, CNT एक्ट 1908 की धारा 24 के तहत किस स्थान के रैयत द्वारा फलों के बागान, खलिहान तथा खाद गड्ढा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? सही उत्तर जानते हैं, और सही उत्तर है ए, सरायकेला खरसावां। नंबर 12, रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकार का कितने वर्षों से अधिक समय के लिए विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा के द्वारा उसका अंतरण मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता है? ऑप्शन देखें, 7 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 15 वर्ष। ये जो 7, 15 और 15 वर्ष है, ये तीनों ही जो प्रोविजन है ये है CNT एक्ट के धारा 46 के तहत। ये क्वेश्चन 46 धारा जो 46 है उसके तहत बनता है। सही उत्तर है इसका 5 वर्ष, मतलब कि 5 वर्ष के अंदर वो इस तरह की भूमि का अंतरण नहीं कर सकता है। 7 वर्ष को देखिए, इसका भी संबंध है इससे। कहता है कि इस अवधि से कम समय के लिए जो रैयत है वो भूगत बंद बंधक कर सकता है। इस अवधि से मतलब 7 वर्ष से कम समय के लिए रैयत जो है वो भूगत बंद बंधक कर सकता है। और भूगत बंद बंधक किसको बोलते हैं, ये परिभाषा हम आपको पहले भी बताए हैं। 15 वर्ष कहा जाता है कि रैयत जो है ऐसे बंधक कार को भूगतबंद बंधक कर सकता है जो कि बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत रजिस्टर्ड है। फिर से दोहरा दें कि 15 वर्ष के लिए भी रैयत ऐसे बंधकदार को भूगतबंद बंधक कर सकता है जो कि बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत रजिस्टर्ड है। जबकि 3 वर्ष का इस प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, तो सही उत्तर था 5 वर्ष। नंबर 13, CNT एक्ट 1908 की धारा 52 के तहत अभिधारी मतलब टेनेंट द्वारा लगान भुगतान का समय है। सीधा इसको याद कर लें कि कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में, प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में उसको लगान का भुगतान करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नंबर 14, CNT एक्ट 1908 के तहत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम कितना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज चुकाना होता है? सही उत्तर है इसका 6.25%, मतलब ऑप्शन सी। जबकि 3% का भी इस प्रश्न से संबंध है। वो कैसे है ये बता दे पहले कि 14 का सही उत्तर है सी, और डी इसमें कहता है 3% कब होगा कि यदि अधिभारी मतलब कि जो टेनेंट है कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान, कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान नहीं करता है, लेकिन उसका भुगतान आगामी कृषि वर्ष के भीतर यदि कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लगान की राशि पर अधिकतम 3% का ही ब्याज लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 15, CNT एक्ट 1908 के द्वारा रोक लगाई गई है। सही उत्तर जाने। सही उत्तर है सी, बैठ बेगारी पर, मतलब बाकी पर रोक नहीं लगाई गई है। तो 15 का सही उत्तर है सी। नंबर 16, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत वैसी भूधृति
जो परिवार के पुरुष वारिस के नहीं होने पर रैयत की मृत्यु के बाद भूस्वामी को वापस हो जाती है, क्या कहलाती है? सही उत्तर है इसका ए, पुनर्ग्राह्य भूधृति। पुनर्ग्राह्य भूधृति। चूंकि लॉ से संबंधित है, लैंड लॉ वैसे ही टफ होता है क्योंकि शब्द जो होते हैं वो बहुत ही क्लिष्ट और कठोर होते हैं। आमतौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 17, CNT एक्ट 1908 की धारा 54 के अनुसार लगान की प्राप्ति के बाद यदि भूस्वामी प्राप्ति रसीद नहीं देता है तो क्या होगा? सही उत्तर जाने, बाकी सब ऐसे ही ऑप्शन रखा हुआ है। सही उत्तर है बी, कि अगर वो प्राप्ति रसीद नहीं देता है तो उसको 1 माह का साधारण कारावास हो सकता है, या 100 रुपया का जुर्माना हो सकता है, या फिर उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। नंबर 18, CNT एक्ट 1908 की धारा 47 में यह प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, फिर खाली जगह है मतलब कौन, किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग के अधिकार के विक्रय का आदेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, न्यायालय, जिलाधीश, अंचलाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी। और सही उत्तर है न्यायालय। नंबर 19, अस्थाई बंदोबस्त के निर्माण में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 18 सितंबर 1789 को छोटानागपुर के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है ऑप्शन को आप देख लें, छोटानागपुर के जमींदार, राजा की हैसियत जमींदारों के समान, छोटानागपुर के राजा, या फिर राजा की हैसियत जमींदारों से अलग। तो सही उत्तर है डी, प्रेजेंट फुटिंग का अर्थ है कि राजा की जो हैसियत होगी वो जमींदारों से अलग होगी। तो 19 नंबर का सही उत्तर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, विशेष प्रयोजन हेतु भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय एवं धारा से संबंधित है? फिर दोहरा दें कि जितने भी भाग हैं उन प्रत्येक भागों में जो जो धाराएं आती हैं और उस भाग का कंटेंट क्या है इसको याद कर लें, शीर्षक उसका याद कर लें। कई सारी समस्याएं आपकी खुद ब खुद इन 2 टॉपिक से सॉल्व होती हुई नजर आएगी। सही उत्तर है इसका बी, अध्याय 6 धारा 55। नंबर 21, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत धारा 4 में दी गई परिभाषा के अनुसार भूस्वामी का अर्थ है ग्राम प्रधान, मूल रैयत या दोनों, और डी वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार है। और यही इसका सही उत्तर है डी, वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार है। SPT एक्ट 1949 के अंतर्गत भूस्वामी वही कहलाता है जिसका कि प्रावधान इस एक्ट के धारा 4 में किया गया है। नंबर 22, यदि भूस्वामी देय लगान के अलावा, मतलब दिए जाने वाले लगान के अलावे अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से अतिरिक्त रकम की वसूली करता है तो वह दंड का भागीदार होगा। इसका प्रावधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में है? धारा 29, धारा 51, धारा 14 या फिर धारा 52? सही उत्तर है डी, धारा 52 में इस बात का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट धारा सब है जिसको कि क्वेश्चन के तौर पर हम बना करके आपके सामने रख रहे हैं, तो इनको तो सीधे तौर पर आप याद कर ही जाइएगा। नंबर 23, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती के संबंध में किन धाराओं में प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है सी, धारा 27 से लेकर के 42 तक में। नंबर 24, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत यदि भूस्वामी ने लगान वसूली के लिए किसी रैयत के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा है
तो इस संदर्भ में वह दूसरा मुकदमा कितने दिनों के बाद दायर कर सकता है? 6 माह, 2 माह, 3 महीना या आगामी कृषि वर्ष में? सही उत्तर है इसका 6 माह। मतलब एक केस चल रहा हो, एक पर सुनवाई चल रही हो, तो दूसरा के लिए 6 महीना का वक्त देना होगा। नंबर 25, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत लगान के निर्धारण, लगान में वृद्धि या कमी का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? राजस्व न्यायालय को, उपायुक्त को, राज्य सरकार को या फिर राज्य के उच्च न्यायालय को? सही उत्तर है बी, उपायुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि लगान के निर्धारण में या उसकी कमी में या उसकी वृद्धि में वो अपना योगदान दे। तो यह अधिकार उपायुक्त को प्राप्त है। ये 25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैंने क्वेश्चन भी तैयार किया है। आप एक बार फिर से हम दोहरा दें कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा है उस तरीके से एक बार आप करके देखिए और फिर आने वाले दिन में जब हम इस तरह का क्वेश्चन रखेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम समय समय पर आपके लिए अलग अलग विषयों पर इसी तरीके से क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक पर आपके लिए कंटेंट लेकर के आते रहेंगे।